सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सिर्फ 4 सालों में आसमान छूती वैल्यूएशन तक पहुंच गई, जिसने भारत के सबसे अमीर, सबसे प्रीमियम ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन उस कंपनी पर हमेशा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा। 6.4 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये थी क्रेड की वैल्यूएशन अपने पीक पर। एक ऐसी चौंकाने वाली रकम जिसने कंपनी के चारों ओर जबरदस्त हाइप बना दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच था? और यहीं से शुरू होता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसने ना सिर्फ आलोचकों को बल्कि खुद इसके यूजर्स को भी उलझा कर रखा था कि एक कंपनी जो लोगों को बिल भरने के लिए पैसे दे रही है, वो आखिर खुद कैसे पैसे कमाती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं उस हाइप को और उस ऊंची कीमत को जो क्रेड चुका रहा था। मतलब एक एक्सक्लूसिव ऑडियंस को पाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाना। जब क्रेड मार्केट में आया तो उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर चुकाइए और बदले में हमसे कैशबैक और रिवॉर्ड्स लीजिए। मतलब एक कंपनी लोगों को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए पैसे दे रही थी। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना, लेकिन इससे कंपनी की जेब में तो एक पैसा नहीं आ रहा था। और ये नंबर्स देखिए, ये साफ बताते हैं कि शुरुआती सालों में क्रेड ने कितना पैसा जलाया। 2018-19 में खर्चा था 64 करोड़, प्रॉफिट लगभग जीरो। 2020 आते आते खर्चा बढ़कर हो गया 378 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 50 लाख से भी कम। ये तो सीधा सीधा ऑल इन जाने वाली स्ट्रेटजी थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इन्वेस्टर्स ने ऐसी कंपनी में लगभग $1 बिलियन डाले क्यों, जो प्रॉफिट कमा ही नहीं रही थी। जब एक कंपनी सिर्फ पैसा जला रही हो तो उसमें पैसा लगाना तो पागलपन लगेगा, है ना। लेकिन इसका जवाब छिपा है क्रेड के टारगेट ऑडियंस में। और ये रहा इसका जवाब। क्रेड ने उन लोगों को टारगेट किया जिन तक पहुंचना हर स्टार्टअप का सपना होता है। ये लोग हैं इंडिया के टॉप 10% प्रीमियम कंज्यूमर्स, यानी वो लोग जिनकी खर्च करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर्स को पता था कि अगर इस यूजर बेस को पकड़ लिया तो पैसा कमाने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे अमीर ग्राहक तो आ गए, लेकिन अब भी वही सवाल, पैसा आएगा कहाँ से? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, पैसा कमाने का असली तरीका। देखिए, क्रेड का असली बिजनेस मॉडल कभी रिवॉर्ड्स था ही नहीं। असली प्लान तो लेंडिंग यानी उधार देना था। 2020 में उन्होंने लॉन्च किया क्रेड कैश, एक पर्सनल लोन फीचर, और बस यहीं आकर सारी पहेली सुलझ जाती है। असली खेल रिवॉर्ड्स का नहीं, लेंडिंग का था। अब उन्होंने बैंक्स को अपने साथ लाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं FLDG या फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था। क्रेड ने बैंक से कहा, आप बेफिक्र होकर हमारे प्लेटफॉर्म से लोन दीजिए। अगर कोई कस्टमर लोन नहीं चुकाता है तो शुरुआती नुकसान हम उठाएंगे। इस गारंटी से बैंक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने आसानी से लोन देना शुरू कर दिया। इसके चलते क्रेड का कमीशन भी 1.5% से बढ़कर 2% हो गया। और इसका नतीजा, ये चार्ट देखिए। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए सिर्फ एक चीज पर कितनी ज्यादा निर्भर हो गई। 80% से भी ज्यादा कमाई आ रही थी सिर्फ लेंडिंग बिजनेस से। ये एक रॉकेट इंजन जैसा था, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा था। तो अब क्रेड का पैसा कमाने का इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना ये साम्राज्य खड़ा किया, उन पर हर तरफ से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वक्त था हाइप का हकीकत से टकराने का। हुआ ये कि एक साथ कई प्रॉब्लम्स आ गईं। एक तरफ आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स पर नियम सख्त कर दिए, जो कि उनका मेन बिजनेस था। दूसरी तरफ यूजर्स ने उनके रेंट पे फीचर में लूप होल्स निकालकर उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रिवॉर्ड्स की वैल्यू कम होने से यूजर्स भी नाखुश थे, और इन सब के बीच वैल्यूएशन भी लगभग आधा हो गया। मतलब चारों तरफ से घिर गए। इसका एक एग्जाम्पल है रेंट पे फीचर का मिसयूज। लोग असल में किराया नहीं दे रहे थे, वो बस किराए के नाम पर अपने ही दोस्तों को पैसे भेज रहे थे। इससे हो ये रहा था कि वो क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल रहे थे और क्रेड को इस पर भी रिवॉर्ड्स देने पड़ रहे थे। बिना किसी वैल्यू क्रिएशन के कंपनी का नुकसान बढ़ता जा रहा था। और इस सब का असर सीधा वैल्यूएशन पर पड़ा। ये चार्ट देखिए। 2022 में जो कंपनी 6.4 बिलियन डॉलर्स की थी, 2024 में उसकी वैल्यूएशन गिरकर 3.5 बिलियन डॉलर्स रह गए। मतलब लगभग 45% की गिरावट। ये साफ दिखाता है कि मार्केट का मूड कितनी तेजी से बदल सकता है।
जब हालात इतने बिगड़े तो लाजमी था कि क्रेड की तुलना पेटीएम से होने लगी। पेटीएम भी एक ऐसा ही हाई फ्लाइंग फिनटेक था जिसे आगे चलकर मार्केट की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। अब अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे दोनों ने शुरुआत में बहुत पैसा जलाया, दोनों को रेगुलेटरी प्रेशर भी झेलना पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, पेटीएम ने मास मार्केट यानी आम जनता को टारगेट किया, वहीं क्रेड ने शुरू से ही सिर्फ प्रीमियम नीश ऑडियंस पर फोकस रखा। अब ये फर्क क्रेड के लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदायक, ये देखने वाली बात है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी मुश्किलों के बाद अब आगे क्या होगा? क्या क्रेड इस तूफान से निकल पाएगा? चलिए देखते हैं कि उनके आगे का रास्ता कैसा है। क्रेड ने इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनाई है। पहली बात, उनके पास अभी भी 1000 करोड़ का कैश रिजर्व है। दूसरा, उन्होंने अपना कैश बर्न यानी पैसा जलाने की रफ्तार को आधा कर दिया है। अब वो अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ जा रहे हैं और उनका टारगेट है कि 2026 तक कंपनी को ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में ले आना है। टारगेट काफी एम्बिशियस है। तो बॉटम लाइन ये है कि भले ही क्रेड के पास पैसा हो और प्रीमियम यूजर्स भी हों, लेकिन उनके लिए घड़ी की सुई तेजी से चल रही है। अब उन्हें ये साबित करना ही होगा कि वो सिर्फ एक हाइप ड्रिवन वैल्यूएशन वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक असली सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि अब फिनटेक का खेल बदल चुका है। ये सिर्फ ग्रोथ और ग्लैमर का नहीं रहा। इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट चाहिए। अगर क्रेड्स 2026 तक प्रॉफिटेबिलिटी हासिल नहीं कर पाया तो ये स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए एक और कॉशनरी टेल यानी एक सबक देने वाली कहानी बन जाएगी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एक नीश मार्केट पर फोकस करना क्रेड को बचा पाएगा, या ये भी एक और ऐसी कहानी बनकर रह जाएगा जो शानदार तरीके से फेल हुई?